जो कुछ आपके सामने आज उत्तराखंड में हो रहा है या इंडियन हिमालयन रीजन में हो रहा है वो होता ही रहेगा। ऋषि गंगा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में जियोलॉजिस्ट ने आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे आप डैम ना बनाएं, यहाँ पे आप टनल ना बनाएं। उसका नतीजा लोगों ने देख लिया। जो कुछ थराली में हुआ अब उस लाइन पे नेक्स्ट वो टाउन है वो हर्षिल होगा जहाँ पे वो काम होगा। थराली में आप न्यूज पढ़ी होगी, उसने कहा कि मेरा 5 मंजिल का होटल था वो बह गया। 3.5 मंजिल 3+1/2 बनाने की परमिशन है तो उसने 5 मंजिल का होटल बनाया कैसे? हमको स्कूल चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, मगर उत्तरकाशी को 4 लेन नेशनल हाईवे चाहिए। तो एज ए जियोलॉजिस्ट जो चीजें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बताई उसको वो इम्प्लीमेंट करें तभी बचाव हो सकता है, वरना जितने डिजास्टर्स हमारे यहाँ अभी हुई हैं उनको आप रोक नहीं पाओगे। हिमाचल में मंडी से लेकर मनाली तक 4 लेन नेशनल हाईवे की आज ये स्थिति है कि उसका लगभग 70% पोर्शन बिटवीन कुल्लू एंड मनाली इज गॉन। देहरादून में 2 दिन से ज्यादा कभी गर्मी नहीं पड़ती थी। 2 दिन जब गर्मी पड़ती थी, तीसरे दिन अपने आप शाम को बारिश होती थी। आपने एक ऐसा एनवायरमेंटल सिस्टम था जो सेल्फ कूलिंग था और उसका नतीजा आपने देख लिया। पिछली बार देहरादून में 46 डिग्री तक टेम्परेचर। रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर 26 किलोमीटर, वो ये कि देहरादून शहर की ट्रैफिक को वो कम करेगा। 238 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आएगी। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राकेश कपूर, हु इज अ साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, हु हैज वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर ओवर 33 years in rural development, in waste management and much more. I hope you stick to the end of the episode. जब आपने डिसाइड करा कि यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड और कितना चैलेंजिंग था टू बिकम ए जियोलॉजिस्ट? हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला जी, वहाँ का जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इट वाज स्टार्टेड मच बिफोर इवन द जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा जी सर। वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी इन इंडिया। उस कॉलेज में मैंने उस जियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट उसको लिया। उसके बाद आई डिड माय एमएससी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू में भी एनवायरमेंटल जियोलॉजी और हिमालयन जियोलॉजी वो मेरे सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट थे। देन आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारी जो उत्तराखंड के पर्टिकुलरली जो देहरादून की जियोलॉजी है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट जियोलॉजी। वहाँ पे भी शिवालिक्स और हायर हिमालयस एमबीएफ वहाँ पे भी है, एमबीटी वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है। तो बेसिकली इसलिए मुझे लगा कि दिस इज व्हाट फील्ड जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नेचर के साथ, लाइफ के साथ जोड़ के रखता है। हालांकि हम जब जियोलॉजी में बात करते हैं तो एवरी टाइम वी टॉक अबाउट मिलियन ईयर्स, नॉट अबाउट ईयर्स, मिलियन ईयर्स की बात होती है। उसके कारण से, क्योंकि आप एक बात मानकर चलिए कि चाहे कोई अर्बन सेटलमेंट हो, चाहे कोई सिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, इट इज ऑल रिलेटेड टू जियोलॉजी। इसलिए इसको मदर साइंस भी बोलते हैं। तो मदर साइंस में इंटरेस्ट होने की वजह से यू हैव जियोलॉजी, यू हैव physics in it, you have chemistry in it, you have biology in it, you have botany in it, geography in it, सभी सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। मेन रोल क्या होता है एक जियोलॉजिस्ट का? मेन जिसको बोलते हैं कि KRA बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ड में, की रिजल्ट एरियाज। तो काम क्या होता है एक जियोलॉजिस्ट? जियोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु विल टेल यू अबाउट व्हाट इज ऑन द सरफेस एंड व्हाट इज बिलो द सरफेस। दोनों चीजों के बारे में आपको जियोलॉजिस्ट ही बताएगा जी। तो जमीन के नीचे क्या है और जमीन के ऊपर क्या है जी, और जमीन के ऊपर जो है उसका अर्बनाइजेशन से, रिवर सिस्टम से क्या रिलेशन होगा, और अगर उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट आएगा तो वो एडवर्स इफेक्ट कैसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, ये भी आपको जियोलॉजिस्ट ही बताएगा जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे हम लोग देहरादून में जोन 4 ऑफ आपको एक जोनेशन में बैठे हैं। हमारा कुछ पोर्शन जो है उत्तराखंड का वो जोन 5 में भी है, उत्तरकाशी वगैरह। तो जोन 4 में
घर बनाने में जो प्रिकॉशंस आपको चाहिए उसके बारे में एनालिसिस करके तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताएगा, बट पहले आपको बेसिकली जियोलॉजिस्ट बताएगा कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि आप जोन 4 में जो घर बनाएं वो सुरक्षित हो, जिसको आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसी तरह से रिवर का फ्लो है, उस रिवर के फ्लो को आप कहाँ रोकोगे, कितना रोकोगे, कितना चलाओगे, और अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा रोकोगे या अनवांटेड तरीके से रोकोगे तो उसका क्या इफेक्ट आपके पास होगा, आपके ऊपर होगा, वो आपको जियोलॉजिस्ट ही बताएगा। इसलिए जियोलॉजिस्ट का रोल जो है इट इज नॉट ओनली बेसिकली वो एक साइंटिफिक वो है, वो बेसिकली आपके जनजीवन से, आम आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो आपको वार्न कर सकता है ठीक टाइम पर कि आप ये काम मत करो। अगर आपने उसकी एडवाइस को नहीं माना तो जो कुछ आपके सामने आज उत्तराखंड में हो रहा है या इंडियन हिमालयन रीजन में हो रहा है वो होता ही रहेगा। गाइस, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। जब आप जैसे जियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं, गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल रहता है कि एक जगह की इकोलॉजी मेंटेन रहे, उसमें कुछ ज्यादा डेवेस्टेशन ना आए। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से उत्तराखंड में एक कमेटी बनी जी, जो गंगा बेसिन पे और यमुना बेसिन पे कि इको सेंसिटिव जोन आपने डिक्लेयर किया। उस इको सेंसिटिव जोन को की डिक्लेरेशन में 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। एक सत्ती साहब, एक मिस्टर जुयाल जो एनजीआरआई में जियोलॉजिस्ट थे, एसपी सत्ती भी जियोलॉजिस्ट हैं, और तीसरे राजीव जी। उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन देनी कि सर इस एरिया में आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। जी, आपको कोई भी जियोलॉजिस्ट ये नहीं बताएगा, ये नहीं कहेगा कि आप नदी के मुहाने पे घर कंस्ट्रक्शन करें। किसी भी रिवर में 25 से 50 मीटर उसके लास्ट बैंक को छोड़ करके, उसके बैंक से 25 से 50 मीटर छोड़ करके आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडी की, सरकार की। क्योंकि देखिए हमारे पास ऋषि गंगा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में जियोलॉजिस्ट ने आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पे आप डैम ना बनाएं, यहाँ पे आप टनल ना बनाएं। आपने उस एडवाइस को नहीं माना, उसका नतीजा लोगों ने देख लिया। अभी 2025 में जो आपदा आई उससे पहले हमारे पास बड़ी आपदा आना की 1870 से, उसके बाद 1965 में, 1971 में और 1980 में 3 बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स और उत्तराखंड में हुए। वो सब किस लिए हुए कि आपने पहले वाले से सबक नहीं लिया। उसके बाद हमारे पास 2013 में बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसके बारे में, जिसको हम लोग आज भी ये मानते हैं कि वहां पर कितने लोगों की डेथ हुई, कितने घर चले गए, ये अभी तक एग्जैक्टली रिकॉर्ड नहीं है जी, जिसको हम केदारनाथ ट्रेजेडी बोलते हैं। जी, केदारनाथ ट्रेजेडी वाज ए जियोलॉजिकल फियास्को ओनली क्योंकि उसमें हुआ क्या कि लोगों ने गेस्ट हाउस, होटल्स वो नदी के किनारे बनाए। उस गाद की जो एक पुराना ग्लेशियर था, उस ग्लेशियर मेल्ट पे क्या होता है, ग्लेशियर जब सूख जाता है जी तो अपने साथ जो मटेरियल लेके आता है उसको कहीं एक जगह पे वो डंप कर देता है। उसको बोलते हैं पैराग्लेशियल डिपॉजिट्स। वो पैराग्लेशियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, वो बहुत इमेच्योर होते हैं, उस पे आप किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जब आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली तो जैसे ही अब नदी के बारे में हमारे यहाँ एक कहावत है कि नदी कभी भी अपना पार्ट नहीं छोड़ती। तो जब भी कभी
किसी भी रीजन की वजह से ज्यादा बारिश होगी, उसके रीजन कई हो सकते हैं, तो उस रिवर चैनल में वो पानी का फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा। जी। जब वो पानी का फ्लो बढ़ जाएगा तो जो उसका मलबा है वो जैसे बुलडोजर में एक्शन होता है ना, वो बुलडोजर की फोर्स की तरह से एक्शन करता है। उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो उस तरीके से काम करते हैं, तो उनके आप सामने जो भी चीज आएगी उसको वो तोड़ते हुए आगे निकल जाए। अभी इस बार थराली में जो कुछ हुआ, आप उसके पुराने गांव देख लीजिए। जो पुराने गांव पहाड़ के ऊपर बसे हुए थे सेफ जोन में, जिसको सेफ जोन बोलते हैं, वो हमारे बुजुर्गों ने अपनी अकलमंदी से, अपनी व्यवहार कुशलता से वो घर वहां बनाए थे। वो सब के सब सुरक्षित है। आपने जो बाजार उस गाद के ऊपर बनाया था, मैं 3-4 मीटिंग्स में और साइंटिफिक डिस्कशंस में लोगों को ये बता चुका हूं कि जो कुछ थराली में हुआ, अब उस लाइन पे नेक्स्ट जो टाउन है वो हर्षिल होगा, जहां पे वो काम होगा 100% होगा, क्योंकि हर्षिल भी बिल्कुल उसी तरह की पैराग्लेशियल और एलुवियल फैन के ऊपर बना हुआ टाउन है, जिसकी बसावट आप जब बना दी है। जितने भी टाउन्स पहाड़ पे जो मलबा आया नदी के साथ, वो जैसे नीचे आएगा और उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? ऋषिकेश वालों को करना पड़ेगा, हरिद्वार वालों को करना पड़ेगा, करेक्ट, रुड़की वालों को करना पड़ेगा, क्योंकि वही हम देख चुके हैं इस बार हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, रावी में जो बाढ़ आई, सतलुज में जो बाढ़ आई, ब्यास में जो बाढ़ आई। जब आपने डैम्स के फ्लड गेट्स खोल दिए तो जितना मलबा उसमें जमा हुआ था वो सारा बहेगा, वो बहेगा। वो कहाँ आएगा? वो पंजाब में आया। आज पंजाब के जितने फार्मर्स हैं उनकी फील्ड्स पे 3-3 मीटर तक की सिल्ट जमा हो गई। उसका भुगतान केवल पहाड़ नहीं भुगतेगा, मैदान भी भुगतेगा। और गंगा, यमुना, सतलुज, ये सब वो दरिया हैं जो बहुत दूर तक जाते हैं। गंगा तो हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक जाएंगी, तो पूरे का पूरा भारतवर्ष जो है उससे प्रभावित होगा। इसलिए जो आपको समय समय पर जियोलॉजिस्ट्स, जियोफिजिस्ट्स, जियो साइंटिस्ट्स, एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट जो बातें आपको बताते हैं, जो रिकमेंडेशंस आपको देते हैं, उन पे आपको विचार करना चाहिए और उसको सरपास करके अगर आप कोई डेवलपमेंटल वर्क करते हो, अब डेवलपमेंट ठीक है, हम ये कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास होना ही है। आदमी ने जब पहिए का आविष्कार किया तब से लेकर के आज हम लोग एरोप्लेन और जेट सुपरसोनिक तक पहुंच गए हैं। मगर विकास में 2 पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है विकास क्यों, दूसरा है विकास कैसे। विकास क्यों ठीक है, हमको स्कूल चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको सड़क चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, ये आम आदमी की जरूरत है। जी। मगर क्या उत्तरकाशी को, क्या पिथौरागढ़ को 4 लेन नेशनल हाईवे चाहिए? क्या हमारा उत्तराखंड ये अफोर्ड कर सकता है कि हर साल 25 से 30 लाख सो कॉल्ड रिलीजियस टूरिस्ट्स चार धाम यात्रा करें? हमारे यहाँ मास टूरिज्म पे काम हो रहा है। आप कह रहे हो केदारनाथ पे हम रोप वे भी ले जाएंगे, 4 लेन हाईवे भी ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स भी ले जाएंगे। जी। आज से 20 साल पहले हम मान लें, जो केदारनाथ की यात्रा या चार धाम की यात्रा करने वाला जो भी धार्मिक व्यक्ति वहां जाना चाहता था, जी, वो आस्था और श्रद्धा से जाता था। जी, करेक्ट। और वो ऋषिकेश से जब शुरू करता था तो रास्ते में रुकता रुकता हुआ जाता था। फिर एक स्टेज आने के बाद जानकी चट्टी, उसके बाद से वो पोनी वाले को, पालकी वाले को, किसी न किसी को हायर करता था। जी। तो उन सब लोगों का रोजगार उससे जुड़ा था। जी। जब आपने हेलीकॉप्टर से
उसको उड़ा करके सीधा वहां उतारना शुरू कर दिया, तो वो जो बीच की चेन के जो लोग हैं तो भी इफेक्ट हो गए। जिनका रोजगार उससे चल रहा था, वो सब एडवर्सली इफेक्ट होगी। वो कहाँ जाएंगे? या तो वो पलायन करेंगे, अच्छे रोजगार की तलाश में कहीं जाएंगे, या वो कोई ना कोई जराइम पेशा व्यक्ति बन जाएंगे जो क्राइम करेंगे इजी मनी के लिए। तो हम क्या ऐसा विकास चाहते हैं जिसमें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, हमारे को ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको यूज करते हुए हमारी योजनाएं वैसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसके हिसाब से काम हो। जी, अब 4 लेनिंग के बारे में जो इको सेंसिटिव जोन कमेटी थी उसने 1990 में शायद वो रिपोर्ट आ गई थी, उससे पहले एक तिवारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमारे को 15 फीट से ज्यादा रोड नहीं चाहिए। तो वो रोड, उससे ज्यादा रोड हम पहाड़ों में बना नहीं सकते। बना इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारी जो बनावट और बसावट है, अभी हम जिस हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं IHMR में, जम्मू कश्मीर में हिमालय की जो स्थिति है वो हिमाचल से अलग है। हिमाचल के जो हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर है, थोड़ा ज्यादा पुराना है। उत्तराखंड का जो हिमालय का क्षेत्र है इसकी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम है, हम लोग यमुना से लेकर गंगा के बेसिन के बीच में 13 नदियां हैं हमारे पास, बड़ी जी, छोटी तो करीब करीब 117 है जिनको आप गदेरे बोलते हो, कुछ गाद बोलते हो, कुछ छोटी नदियां हैं, टोटल 117 है, 13 बड़ी नदियां हैं जी। अब हर नदी का अपना अपना एक क्षेत्र है जिसको आप बोलते हैं रिवर वैली सिस्टम। उसके बीच में आपके पास जो जियोलॉजी है उसमें 3 मेजर फॉल्ट्स बड़े हैं। चौथा फॉल्ट जो है जिसको आप ग्रेट हिमालयन फॉल्ट बोलते हो, वो हमारा जो देहरादून है, इसका जो दून ग्रेवल है उसको शिवालिक से अलग करता है। उसके बाद आप शहनशाही आश्रम पे बैठे हो, वहां से MBF गुजरता है जी, जो मसूरी हिल्स को शिवालिक से अलग करता है। आप बिल्कुल उसके ऊपर बैठे हो, वहां पर अगर 5.5 की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा और डेवस्टेशन हो, तो जो डैमेज वो करेगा जी, दून MDDA ने जो 2041 का जो प्लान जी किया था उसमें भी हम लोगों ने एक सजेशन उनको दिया, उसमें भी एक हमने पूरा डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया जी। जितने भी घर उस क्षेत्र में बनने हैं उसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंप्लायंस मैंडेटरी है। तो MDDA का ये प्री था कि जी हम नए घरों पे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मगर पुरानों को नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो मेरा एक सवाल वहां पे ये था कि भाई ठीक है, मैंने घर बनाया 2020 में, मैंने तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मैप अप्रूव करा लिया, उसकी कंप्लायंस कर ली। मेरे पड़ोस में जो घर बना हुआ है वो बना है 1980 में, 1985 में, वो भी मल्टी स्टोरी है, उस पे अर्थक्वेक कंप्लायंस नहीं है। जिस दिन अर्थक्वेक आएगा वो घर मेरे घर के ऊपर गिर जाएगा जी, तो मेरी कंप्लायंस का क्या होगा जी। तो पॉलिसी शुड बी कि वो फ्यूचर को देखते हुए और पर्टिकुलरली डिजास्टर्स को देखते हुए हम लोगों को ये सारे, और ये काम आपको जियोलॉजिस्ट सिर्फ बता रहा है, ही इज ए वॉच डॉग, वो आपको ये बता रहा है कि आप ये काम करेंगे, अब ये काम नहीं करेंगे, और ये अगर आपने करना है तो इस लिमिट तक करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो एज ए जियोलॉजिस्ट जो जो चीजें उन्होंने या हमने सरकार को, प्रशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बताई, उसको वो इम्प्लीमेंट करें तभी बचाव हो सकता है। वरना जितनी डिजास्टर्स हमारे यहाँ अभी हुई हैं उनको आप रोक नहीं पाओगे। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उत्तराखंड और हिमालयन रीजन में
क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, और ये IHMR से कितना डिफरेंट है? कि IHMR एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको इंडियन हिमालयन रीजन बोलते हैं। जम्मू कश्मीर से शुरू होंगे और नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे। जी। हर स्टेट में हिमालय का एक पोर्शन आपके पास है और हर पोर्शन में जियोलॉजी डिफरेंट है। आपके पास उत्तराखंड में इतने ज्यादा फॉल्ट और फोल्ड हैं और उत्तराखंड के जो हिमालयाज हैं वो कंपैरेटिवली बहुत यंग है। जिसको हिमालयन फुटेज बोलते हैं। नहीं, हिमालयन फुटेज तो शिवालिक्स हो गए ना, वो तो है ही है, वो तो यंगर है ही है। जो सेंट्रल और हायर हिमालयाज हैं, हमारे वाले हिमालयाज जो उत्तराखंड के हैं, उनकी पीक्स भी, उनकी रिवर सिस्टम भी, वो सब बहुत फ्रेजाइल है इकोलॉजिकली। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहले बादल नहीं फटते थे, पहले बारिश नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। आज से 20 साल पहले भी बारिश होती थी, इससे पहले भी बादल भी फटते थे। मगर अभी ये घटनाएं क्यों हुई हैं, उसके 3-4 मेन कारण हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन एक कारण है, एक अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन जो है। जी। आपने नदियों के किनारे जो उनके पार्ट थे, जी, उसमें मान लीजिए 10 साल तक बारिश कम हुई, नदी का पार्ट कुछ सूख गया, इतना पोर्शन, आपने कहा भाई अब ये कुछ हो नहीं रहा, इसको ऑक्यूपाई कर लूं। अभी आपने हिमाचल में मंडी से लेकर मनाली तक 4 लेन नेशनल हाईवे की आज ये स्थिति है कि उसका लगभग 70% पोर्शन बिटवीन कुल्लू एंड मनाली इज गॉन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नहीं, उसका कारण क्या हुआ कि आपने ब्यास नदी के लेफ्ट और राइट बैंक पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। जो खाली पोर्शन था, जो सूखा हुआ पोर्शन था, उस पे आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। जी। जिस दिन लाहौल में ज्यादा बारिश हुई, जिस दिन हिमालय की अपर रीजन में ज्यादा बारिश हुई, वो सारा इफेक्ट, वो सारे का सारा मलबा जो है वो ब्यास के रास्ते कुल्लू के मनाली के पुरानी ओल्ड मनाली से लेकर के आगे तक वो सारा नीचे आ गया। अब वो एक बुलडोजर एक्शन का काम करता है। जैसे मैंने कहा कि उसकी फोर्स जो है जी 10⁻6 से मल्टीप्लाई होती है 1 लाख गुना। जी। तो वो 1 लाख गुना जब उसकी फोर्स बढ़ जाएगी तो उसके रास्ते में जो भी बिल्डिंग आएगी, चाहे वो होटल है, चाहे वो घर है, चाहे वो सड़क है, वो सब साफ हो। उसके बाद जब वो सेटल होगा मलबा, तो अगली बार जब बारिश आएगी तो सबसे पहले वो मलबा बहेगा और वो जाकर के मैदान को इफेक्ट करेगा। उत्तराखंड हिमालय में 3 जो मेन कारण है, अनप्लैन्ड ग्रोथ, अनवांटेड कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन, ये तीनों मिल गए। तो जब 3 मिल गए तो इल इफेक्ट जो थे वो ट्रिपल होंगे। जी। थराली में आप न्यूज पढ़ी होगी, उसने कहा कि मेरा 5 मंजिल का होटल था वो बह गया। अब आप मुझे बताइए, जब हिमालयन रीजन में 3.5 मंजिल 3+½ बनाने की परमिशन है, तो उसने 5 मंजिल का होटल बनाया कैसे? इलीगल है। किसकी परमिशन से बनाया? नहीं, किसी की परमिशन से नहीं। तो अगर वो किसी की परमिशन से नहीं मिलाया, तो जो सर्वेलेंस वाली अथॉरिटीज हैं, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे वो एक्शन भी नहीं ले रही है। हाँ, आपने 1-2 काम इलीगल किए। एक, आपने उस जोन में कंस्ट्रक्शन किया जहां पे नहीं करना था, नदी के 25 से 50 मीटर और 50 से 100 मीटर छोड़ करके आपने कंस्ट्रक्शन करना था, वो आपने नहीं किया। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर इलीगल बनाया। अब आप कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हो ह्यूमन टेरिंग ग्राउंड पे। जब ऐसी स्थिति आएगी तब क्या होगा? तब सरकार की एजेंसी जो है रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो क्या करेगी? वो कहेगी साहब मैनुअली ये कहता है अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो उसको हम कंपनसेशन नहीं। तब क्या होगा? तब पॉलिटिशियन रास्ते में आ जाएगा, वो बोलेगा भैया मेरा तो वोटर है, इसको दे दो कुछ ना कुछ, नहीं तो ये मेरे खिलाफ रोष खड़ा हो जाएगा। तो आप उस फंड को एक तरफ से इलीगली साइफन करोगे। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का जो काम है वो एज पर रिकमेंडेशंस ही होना चाहिए, तभी आप बच पाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। जी। जैसे अभी यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और
लैंडस्लाइड्स काफ़ी हुए हैं, धराली जैसे भी आपने मेंशन वगैरह करा, इन सब का मेन कॉज क्या होता है? क्या इनका क्या व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट constitute to have a cloud burst and then eventually landslides and all that? वो क्या है, कारण क्या है इसका? क्लाउड बर्स्ट इज ए टर्म जब किसी क्षेत्र में 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज्यादा बारिश जी। हो जाए। उसके पीछे रीजन क्या होता है? जब आप नैरो वैली में जाते हो तो नीचे ठंडा होता है, नीचे हवा गर्म है, ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे ऊपर ठंडी होती जाएगी, बादल भी जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा। अब क्योंकि वो मॉइस्चर रिडन जो क्लाउड है जी, जैसे ऊपर पहुंचा, ऊपर एकदम ठंडा हो गया और कंडेंसेशन हो गया, और वो सीधा जब फ्लो करेगा तो उसके पास एक संकरा सा एरिया है जिसमें वो पानी गिरेगा जी। तो जब वो पानी गिरेगा जी तो वो उसकी जितनी नरम मिट्टी है जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जी क्योंकि पहले पेड़ उसको काट पकड़ के रखता था, उसकी जड़ें पकड़ के रखती थी, घास पकड़ के रखती थी जी, तो जब वो खत्म हो गई मलबा बन करके आगे बहने लगा। दूसरा जो क्लाउड बर्स्ट के साथ एसोसिएटेड रीजन है वो ये है कि ये डिफॉरेस्टेशन इतना क्यों हो रहा है। ऐसा भी क्लाउड बर्स्ट पहले भी हो रहे थे तो वहां तब इतना नुकसान नहीं होता था, क्योंकि वो पेड़ थे, पेड़ उस मिट्टी को बांध के रखते थे, तो जो उसका इफेक्ट होता था, पहला तो क्या होता था जब वो बारिश, मान लीजिए 10 मीटर का ही पेड़ है, देवदार का पेड़ है, 8-10 मीटर 10-15 मीटर 100 साल पुराना पेड़ है, 10 मीटर का है, तो जो बारिश पेड़ों पे गिरेगी वो रेजिस्ट कर लेगा ताकि वो जमीन तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। अब आपने वो पेड़ काट दिए तो जमीन एक्सपोज हो गई। आपने दूसरा काम क्या किया, ये जो आप हाईवेज बना रहे हो या टनल्स बना रहे हो, इसको आपने कंपनी को जिसको सबलेट किया उसने कहा कि जल्दी काम खत्म होना है, पैसा जल्दी बनाना है, वो क्या करता है उसको डेटोनेशन से, ब्लास्टिंग से पहाड़ को काटता है, तोड़ता है, और डेटोनेशन से जो उसके जॉइंट्स थे वो वीक हो गए। जब आपने कटाई की, जेसीबी से कटाई की या कटर से कटाई की, तो ठेकेदार जो है वो सबसे पहला काम क्या करेगा, स्लोप का जो टो होगा उसको काटेगा ताकि ऊपर वाली वॉल जो है वो हैंग कर जाए, और जैसे ही हल्की सी बारिश हो वो सारे का सारा अपने आप आ जाए नीचे, तो मुझे कटाई ना करनी पड़े। तो टो ऑफ द स्लोप जब आप काट दोगे, जोशीमठ में जो हो रहा है, जोशीमठ की, रैनी की जो सब्सिडेंस है उसके पीछे सबसे बड़े रीजंस यही हैं जी कि आपने टो ऑफ द स्लोप को काट लिया, नीचे आपने चाहे अंडरग्राउंड ही टनल्स बनाई है ब्लास्टिंग करके, वो जितने जॉइंट्स थे, अब हमारे यहाँ जितने पुराने सोते थे जिनको आप चश्मे बोलते हो पहाड़ पे, वो 90% सूख गए। उनके बेसिक सूखने का सबसे बड़ा कारण ही ये जो अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग है वो है, करेक्ट, और दूसरा डिफॉरेस्टेशन है। तो ये जब 3 फैक्टर्स जब मिल जाएंगे, कटिंग ऑफ द टो ऑफ द स्लोप, क्लाउड बर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, तो उसका इल इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा अपने आप। आने वाले समय में ऐसे कौन से मेजर डिजास्टर्स हो सकते हैं आने वाले समय में जो हो सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज ला रही हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए? पॉलिसीज तो बहुत पुरानी बनी हुई है, इको सेंसिटिव जोन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही जी। जो मेजर डिजास्टर्स अगर हम IHMR में देखें, हिमाचल हिमालयाज में और उत्तराखंड में, हम बेसिकली अपने विसिनिटी की ज्यादा बात करें, जम्मू कश्मीर में भी वो स्थिति है जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग अर्थक्वेक प्रोन जोन में बैठे, और अर्थक्वेक प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल की जो, चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट है, चाहे वो रुड़की का डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, उन लोगों ने सबने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस क्षेत्र में 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक की तरह का और उत्तरकाशी से बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना बनी हुई है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास सबसे बड़ी डिजास्टर जो होने वाली है
उसकी क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटी की हायर लेवल पे इंडल्जेंस जो है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहाड़ पे पहुंचाना चाह रहे हो, चाहे वो 4 धाम है, चाहे वो कोई और जगह है, आप कह रहे हो कि 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग आने चाहिए विदाउट एसेसिंग दी कैरिंग कैपेसिटी। उनसे क्या होगा? अभी आपको पता है, हमारे यहाँ आईसी मॉड करके एक संस्था है, नेपाल में काम करती है, वाडिया इंस्टीट्यूट, और हमारा जो स्नो एंड अवलांच सासे जिसको बोलते हैं, वो बीआरओ का एक फंक्शन ग्रुप है। उन सब लोगों ने मिलकर के उत्तराखंड के 25 ग्लेशियर्स की 25 साल की एक स्टडी की है जी। सतोपंथ, गंगोत्री, गौमुख, जितने ग्लेशियर्स हमारे यहाँ हैं, दे आर रिसीडिंग एट ए वेरी फास्ट पेस जी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाएं जी। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का सोर्स क्या है? ग्लेशियर बेल्ट से निकली हुई दरिया, चाहे वो खीर गंगा है, चाहे वो गंगोत्री है, चाहे वो और नीचे वाली नदियां हैं जो हमारे पास आ रही हैं, जो गंगा में मिलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो तो ग्लेशियर से। अगर ग्लेशियर ही मेल्ट हो गए, अगर ग्लेशियर ही सूख गए, कि जब नदी ही नहीं रहेगी जी, तो आप कह रहे हो हमारी कैपेसिटी है 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। कैसे करोगे जब पानी नहीं है? तो आप उन प्रोजेक्ट्स को बना करके लाइफ को करोगे क्या? करेक्ट। अभी इस बार एक और स्टडी जो हुई है, वो हिमालयाज में हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके जो 3 बड़े रेजरवायर हैं, गोविंद सागर, पोंग लेक जो मैनमेड है जी, और लारजी है जी, इनमें जितनी सिल्ट जमा हो गई है, उससे 15% आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई डैम्स की। अब 15% अगर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो गई है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेशन अपने आप 15% कम हो गई। आप उस गाद को निकालने की बात तो कर नहीं रहे हो, और उस गाद को प्रिवेंट करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो कि अपर रीजन में वो कम हो जाए। और अभी आप एक नया काम करने जा रहे हो कि 2 हमारे पास सो कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स थी, रिस्पना और गंदाक, उनको भी आप खत्म कर दोगे। तो ये सब चीजें जो है, अल्टीमेटली जब आपके पीने का पानी नहीं होगा तो उस डेवलपमेंट का आप करोगे क्या? तो सर, जैसे अभी उत्तराखंड में या देहरादून की बात अगर कर लेते हैं, ये बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स लाइक आरबीईसी, और ये जियोग्राफिक्स को कितना इफेक्ट करेगा आने वाले समय में? ज्योग्राफी और जियोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा, आपको ये जुड़े हो जी। आपको पता है, जब देहरादून को बसाया गया था जी, तो ब्रिटिश टाइम में देहरादून वाज कंसिडर्ड एंड कॉल्ड एज सिटी ऑफ ग्रीन हेजेस एंड ग्रे हेयर्स। ये एक प्रोवर्ब था हमारे यहाँ देहरादून के लिए जी। और हमारे यहाँ एक नहरों का एक सिस्टम था, खुले में नहरें बहती थी जी। वो मसूरी रोड से शुरू होती थी और ये इसी रोड ये एंड तक, नीचे तक जाती थी, रिस्पना के एंड तक जी। और पूरे शहर में 17 ऐसी नहरों की ट्रिब्यूटरीज आपके पास अवेलेबल थी जी। अब उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब पानी खुले में रहेगा, जैसे ही गर्मी होगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा। उस समय लोगों ने ये अनुभव किया कि देहरादून में 2 दिन से ज्यादा कभी गर्मी नहीं पड़ती थी। 2 दिन जब गर्मी पड़ती थी, तीसरे दिन अपने आप शाम को बारिश होती थी, टेम्परेचर वाज लोअर। आपने वो बंद कर दिए, उनको पार्ट करके आपने कहा जी हम इनको बंद करके हम इसको चैनलाइज करें। अब चैनलाइज वो हुए कि नहीं हुए मैं नहीं जानता, परंतु आपने एक ऐसा एनवायरमेंटल सिस्टम था जो सेल्फ कूलिंग था,
और उसका नतीजा आपने देख लिया पिछली बार 13 में 46 डिग्री तक टेम्परेचर। जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आप जितने बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर वैसे ही लगाएंगे। इसका उसको बोलते हैं आप हीट आइलैंड्स। वो हीट आइलैंड्स जो है, क्योंकि कंक्रीट जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो किसी भी एरिया का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। अभी जैसे हम लोग जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर 26 किलोमीटर, अभी तक हालांकि ये क्लियर नहीं है कि वो कहां से कहां तक गुजरेगा, परंतु उसकी जो सबसे बड़ी यूएसपी जिसको वो कह रहे हैं वो ये है कि देहरादून शहर की ट्रैफिक को वो कम करेगा। मगर 6250 से लेकर के 6500 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा 26 किलोमीटर की रोड पे, तो वो लगभग 238 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आएगी। और जितना कंक्रीट आप उसमें डालोगी, आपको अंदाजा है उसके जो पिलर्स और पायर्स बनाने के लिए जिनके ऊपर वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म खड़ा रहेगा, उसकी जो एक्सकेवेशन होगी जी, उससे जो मलबा निकलेगा, मिट्टी और पत्थर निकलेगा, आप 2700 ट्रक लोड्स अगर डेली निकालोगे तो 4 साल तक आप कॉन्टिन्यूसली अगर काम करोगे तभी निकाल पाओगे। तभी आप 2700 ट्रक रोज लगा कर, अब आप हिसाब लगा लीजिए 2700 ट्रक रोज मलबे के भरे हुए रोज देहरादून शहर से गुजरेंगे और उस मलबे को आप डालोगे कहाँ, आपने तय किया। दूसरा, आप अब कह रहे हो कि उसका डिजाइन हमने ऐसा बनाया है जी कि अब रिस्पना बिंदाल के किनारे पर 20-20 मीटर के चौड़े कंक्रीट पिलर्स बनाएंगे जिसके ऊपर वो खड़ा रहेगा। अब 20 मीटर का पिलर आपने नदी के अंदर बना दिया, जो नदी का फ्लो है उसमें 20 मीटर का कंक्रीट का एक आपने अवरोध लगा दिया, जो जब भी तेज बारिश होगी पहाड़ पे, मसूरी में अगर बारिश हो तो वो जितना पानी उसमें बहेगा वो सबसे पहले उस कंक्रीट के स्ट्रक्चर से टकराएगा। करेक्ट। उसका जो मलबा होगा उसको वहां पे डिपॉजिट करेगा और उस कंक्रीट स्ट्रक्चर को वो वीक करेगा। अल्टीमेटली ओवर फ्लडिंग का क्या होगा, जो साथ वाली बस्तियां हैं जहां पे आज वो पानी नहीं जा रहा है, वो पानी ओवरफ्लो करके उन बस्तियों में चला जाएगा, जिनको आपने आज की डेट में प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज में कवर नहीं किया है। अभी की जो डाटा है आरबीईसी का, उसके हिसाब से उन्होंने 2610 फैमिलीज आइडेंटिफाई की हैं जिनको वो डायरेक्टली अफेक्टेड है। अब 26 किलोमीटर में 2610 फैमिली मतलब हर किलोमीटर में 100, हर 10 मीटर में एक फैमिली, हर 10 मीटर में आप एक फैमिली को उजाड़ोगे आरबीईसी के लिए, उसको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट करोगे। ठीक है, तो कहाँ करोगे वो भी आप नहीं बता पा रहे। अब सवाल ये है कि हमारे पास चाहे वो पूना है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कोची है, चाहे वो बेंगलोर है, हमारे पास ये उदाहरण है। साउथ कोरिया में एक एलिवेटेड कॉरिडोर को वहां की सरकार ने 12 साल बनाने के बाद 12 साल के बाद उसको गिरा दिया, क्योंकि वो ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय और बढ़ा रहा था। और उन्होंने अब क्या किया, उस एलिवेटेड कॉरिडोर को हटा करके जो नदी थी उसको रिजुविनेट करके उसमें वाटरवे बना दिया। राइट, मैंने देखा था सर। राइट। तो ये जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी 2018 में शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में वो बना था रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, जो रिस्पना बिंदाल को रिस्टोर करने के लिए बनाया गया था। अब आरबीईसी जो है उसके ऑपोजिट है। तो या तो आप 2018 वाली पॉलिसी को गलत ठहरा दोगे, उसके ऊपर जो पैसा लग चुका है उस पैसे का क्या होगा। करेक्ट। और इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा कि जो दून ग्रेवल है जिसमें जो रिस्पना और बिंदाल दोनों की जो तलहटी है वो दून ग्रेवल है। वो दून ग्रेवल आपका वाटर का सोर्स है, ग्राउंड वाटर का। जब आप उस पे 20-20 मीटर के बाद
कंक्रीट के अवरोध लगा दोगे तो 20-20 मीटर करके आप जितना पोर्शन उसका खाते जाओगे उतना उसका वाटर रिचार्जिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आपकी जो पीने के पानी की समस्या है वो और गंभीर हो जाएगी आने वाले 5 साल में। उसके बारे में और कितना ट्रैफिक शहर के अंदर से उस आरबीसी का उपयोग कर पाएगा, ये डाटा किसी के पास नहीं है। क्योंकि जिस तरह की बसावट आज पुराने देहरादून की है, जिसको हम पुराना देहरादून बोल रहे हैं, चाहे वो धर्मावाला है, चाहे वो रेस कोर्स है, चाहे वो सहारनपुर चौक है, प्रेम नगर है, पंडितवाड़ी है, उनके लोगों को जब भी सिटी सेंटर में आना होगा, घंटाघर आना हो, दून हॉस्पिटल आना हो, दिलाराम चौक आना हो, दे विल नॉट बी एबल टू यूज आरबीसी। अभी इसके अलावा आपने क्या किया, आपने किशननगर चौक से या बल्लूपुर से लेकर के और घंटाघर तक एक रोड चौड़ी की जी। उस सड़क की आज स्थिति क्या है? 90% इलीगल कार पार्किंग हो रही है। बल्लूपुर से गड़ी कैंट तक आपने वीआईपी रोड ले जाने के लिए सीएम रेजिडेंस और उसके लिए आपने उस रोड को चौड़ा किया, आज उसकी क्या स्थिति है जी। तो जितनी एनक्रोचमेंट्स है आप पहले उनको हटाइए। उसके बाद आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस देश में सिर्फ 4% लोगों के पास कार है, 4 व्हीलर। इसका मतलब आप जो 6200 करोड़ रुपए की परियोजना बना रहे हो वो 4% लोगों के ध्यान में रखकर बना रहे हो। आपको करना क्या चाहिए? आपको मास ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना चाहिए। हमने दिल्ली में देखा, लोगों ने मेट्रो का उपयोग जब करना शुरू किया, लोगों ने कारें छोड़ दी। क्यों? कार से जो आदमी 1 घंटे में सफर तय करता था वो 20 मिनट में मेट्रो से तय कर लेते जी। तो जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव कर दोगे तो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम कर देंगे। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम कर देंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल कंजम्पशन कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे, एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। तो और वो बहुत सस्ता उपाय है। ऐसी कंस्ट्रक्शन अगर होती रहेगी तो ये रिवर्स पे कितना एडवर्स इफेक्ट आएगा? रिवर्स पे एडवर्स इफेक्ट 2 तरह से आएगा। एक तो जो उनकी विड्थ है वो कम होगी। जब उसकी विड्थ कम होगी तो उसका जो नेचुरल वाटर फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा जी। तो जब भी हाई रेनफॉल, हाई फ्लो रीजन आएगा तो वो साइड्स पे स्पिल करेगा जी। तो साइड्स पे स्पिल करेगा तो वो पड़ोस की बस्तियों को, जहां पे वो आज नहीं जा रहा है जी, उनको वो इफेक्ट करेगा जी। और चाहे वो केदारनाथ था, चाहे वो धराली है, चाहे वो थराली है, चाहे वो ऋषिकेश है, चाहे वो सोनप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, इन सभी क्षेत्रों में जो चीज, चाहे वो मनाली है, चाहे वो कुल्लू है, उन सभी क्षेत्रों में जहां जहां पर भी रिवर पीक के बेड की एनक्रोचमेंट हुई है वहां पर सबसे पहली कैजुअलिटी उस क्षेत्र की वो पॉपुलेशन है जिसने वो घर बनाए जी। अब वाटर का फ्लो कम होने से उसकी रिचार्जिंग कैपेसिटी कम होगी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी में जो अनवांटेड फ्लो है जी वो बढ़ेगा। तो जब वो सिल्ट डिपॉजिट होगी तो उसका जो नेचुरल एक्वीफर सिस्टम है वो इफेक्ट करेगा। अब रिवर जो है, रिवर सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, उसके साथ घास है, उसके साथ कीट पतंगे हैं, उसके साथ मछलियां हैं, उसके साथ मगरमच्छ हैं, उसके साथ घड़ियाल हैं जी। और गंगा तो खास करके क्योंकि वो इतनी लंबी नदी है जी, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत डिवास्टेटिंग है। इसलिए चाहे वो नमामि गंगे है, चाहे वो गंगा बचाओ अभियान है, चाहे कोई है, उसकी जो कंसंट्रेटेड एफर्ट है वो ये होना चाहिए कि रिवर को नेचुरल जो उसका फ्लो है उसको हम ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। और उसकी जो रिकमेंडेशन और पैरामीटर है कि 25 से 50 मीटर पे उसके किनारे से हम कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी रिवर्स बच पाएगी। और अगर नदी बच पाएगी तभी हम लोग बच पाएंगे जी। जो पहाड़ के इलाके होते हैं वो जनरली बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स भी होते हैं। आप
उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, आप पे इन इलाकों को भी देख लें, जो ये मास टूरिज्म हो रहा है आज की डेट में, इसका किससे एडवर्स इफेक्ट होगा इकोलॉजी पे और वहाँ के ज्योग्राफी पे? एक जमाना था जब लोग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में ठहरना पसंद करते थे, क्योंकि लोगों के घरों में वो सुविधाएं नहीं थी। अब हर घर में एसी लगा हुआ है, बहुत से अच्छे घर हैं जिन्होंने स्विमिंग पूल, जकूजी सब कुछ अपने यहाँ लगा दिए, सब बना लिए। अब वो लोग पर्यटन क्यों करना चाहते हैं? वो पर्यटन करना चाहते हैं नेचर के साथ जुड़ने के लिए, जी जी, नेचुरल साइलेंस में रहने के लिए। अभी आप हमारी जो अभी की वर्तमान पीढ़ी है, जैसे मैं आपको एक अपना एग्जांपल दूंगा, मेरा बेटा है, वो इज ऑल्सो एन IT प्रोफेशनल, टकी है जी उसके दोस्त बेंगलोर से, पूना से जी, हर साल देहरादून आकर के महीना भर अपने लैपटॉप लेकर के पहाड़ पे रहना चाहते हैं। कोई वहीं से काम करेंगे। वो क्यों करना चाह रहे हैं? कि उन्होंने बेंगलोर में जो हो रहा है, पूना में जो हो रहा है, उसको देखिए। अब वो चाहते हैं कि भाई हम साफ हवा ले, ताजी हवा ले, अपना हेल्थ ठीक रखें और काम भी करें। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली उन एरियाज में कम्युनिकेशन सिस्टम जो 4G 5G सैटेलाइट टेलीफोनिंग सिस्टम और जो आपकी बैंडविड्थ है उसको आपने वहां बढ़ा के, ताकि उनका काम अनइंटरप्टेड चलता रहे। ये इसमें कोविड के बाद तो एक और बड़ी उपलब्धि होगी कि कोविड के बाद कंपनीज ने भी हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी लोगों को दे दी। करेक्ट। जब उत्तराखंड बना था 1999-2000 में, जी, कुछ गांव जो है जिसको भूतिया गांव कहते थे, जी जी जी, घोस्ट विलेजेस, जी जी, 2022 की कमीशन की अपनी रिपोर्ट है कि उसमें 2400 कुछ गांव बढ़ गए, कम नहीं हुए। तो वो पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को वहां रोजगार नहीं है। हमारे को वहां लोगों को रोजगार देना है। उसके लिए हम लोगों ने हिमाचल में एक टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया था, ईस्ट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म इन हिमालयास। उस मॉडल को उत्तराखंड में इंप्लीमेंट करना है। आप मास टूरिज्म की बजाय क्लास टूरिज्म पे इम्पैक्ट करें। हमारे यहाँ 40 लाख टूरिस्ट मान लीजिए 4 धाम यात्रा करता है। हालांकि उसकी नंबरिंग का जो सिस्टम है, उसको 4 धाम के बारे में भी एक जो वेबकैम हुआ था उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो? आपने एक आदमी को रजिस्टर किया 4 धाम यात्रा के लिए, जिस दिन वो यमुनोत्री जाता है आप यमुनोत्री में उसका खाता लिख लेते हो कि ये 4 लोग उसकी फैमिली के, ये फला फला, अब आधार नंबर। वही आदमी यमुनोत्री से गंगोत्री जाता है तब आप उसको फिर दोबारा लिख लेते हो। वही आदमी जब केदारनाथ जाता है तब आप उसको लिख लेते हो। जब आप बद्रीनाथ जाता है तब आप लिख लेते हो। तो एक ही आदमी को आप 4 बार काउंट कर रहे हो। उसका जो मास टूरिज्म का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो है, जैसे मैंने आपको हेलीकॉप्टर का एग्जांपल दिया, गाड़ियों का एग्जांपल दिया, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जी, अब रोड के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके जितना पैसा हम उसको खर्च कर रहे हैं उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, क्या उतनी हमारे को आय हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। फिर अगर वो नहीं हो रही तो हम वो काम क्यों कर रहे हैं? अब जैसे इस बार अभी एक घोषणा हुई, उन्होंने कहा जी इस बार शायद 1 करोड़ कांवड़िए जो हैं जी वो कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से गए। अब 1 करोड़ लोगों में चाहे वो 1 हफ्ता चला, 15 दिन चला, ऑन एन एवरेज वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से एक आदमी 450 ग्राम कूड़ा रोज जनरेट करता है ऑन एन एवरेज मिनिमम। तो जो 450 ग्राम कूड़ा 1 करोड़ आदमियों ने जनरेट किया पर डे के हिसाब से, क्या हरिद्वार की म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस कूड़े को निस्तारण करने की क्षमता रखती है? यही हाल 4 धाम यात्रा के रूट का है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। क्या उन छोटे छोटे टाउन्स की म्युनिसिपल कमेटीज की, लोकल बॉडीज की इतनी कैपेसिटी है कि वो उस कूड़ा निस्तारण से, मैं कूड़ा निस्तारण की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, क्या उस कूड़ा निस्तारण की क्षमता रखते हैं?
तो अगर नहीं रखते तो वो पूरा कहाँ जाएगा? नदी में। नदी में उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, वो अल्टीमेटली गंगा को पोल्यूट करेगा। तो गंगा माँ को आप तो यात्रा तो आप करवा रहे हैं लोगों को कि वो गंगा के दर्शन करके आएंगे, गंगा माँ को मिलके आएंगे, और काम आप कर रहे हो कि वो उल्टा उसका पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट चलो कुछ अभियान ले आती है, पर इसमें जो आम नागरिक है उसकी भी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। और ये हमारे देश में तो ये है लैक ऑफ सिविक सेंस। पोल्यूशन करना, गार्बेज इधर फेंकना, आप अल्कोहल पी रहे हो, अल्कोहल की बॉटल्स आप झाड़ियों में फेंक रहे हो, पानी में डाल रहे हो, ये तो ये लैक ऑफ सिविक सेंस जो है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। मैं लोगों को 2 एग्जाम्पल देता। आप में से जिन लोगों ने मेट्रो पे सफर किया है जी, दिल्ली के चांदनी चौक रेलवे स्टेशन का, मेट्रो का जो स्टेशन है जी, उसका गेट नंबर 2 और 3 जिस जगह पे खुलते हैं उसके सामने दिल्ली की सबसे मशहूर चाट की दुकान है, घंटे वाला हलवाई है। लोग बाग चाट खा करके चाट के पत्ते वहां सड़क पे फेंक देते हैं जी। उनमें से 40% लोग उसी मेट्रो स्टेशन से एंटर करते हैं मेट्रो के अंदर, पर कोई चाट का पत्ता मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं लेके आता। क्यों नहीं लेके आता? क्योंकि उसके ऊपर एक डेटरेंट है, उसको पता है भैया यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और क्या हो जाएगा फाइन। हाँ, 1000 रुपये फाइन होगा। तो आपको डेटरेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। दोनों चीजें करनी पड़ेंगी आपको फाइन भी करना पड़ेगा, आपको लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, अल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा जी। आज आपने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन पिछले 20 साल से लगा हुआ है जी, पर सिंगल यूज प्लास्टिक बंद क्यों नहीं हुआ? बंद इसलिए नहीं हुआ कि आप उसका जो अल्टरनेटिव है वो लोगों को नहीं दे पाए जी। अगर आपने अल्टरनेटिव दिया तो वो अल्टरनेटिव कॉस्टली है। तो हमने इस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में एक काम किया कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने कहा भैया बैन मत लगाओ, आप एक ऐसा अल्टरनेटिव खोजो जिससे उस सिंगल यूज प्लास्टिक को हम प्रोसेस करके कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सके, और वो सिंगल यूज प्लास्टिक सड़कों में हम डाल रहे हैं। और पिछले 8 सालों में लगभग 40 लाख किलोमीटर सड़कें जो हैं वो प्लास्टिक वेस्ट से बन गई है। सरकार ने अभी जी लोकसभा में ये जन जी 1 किलोमीटर में 1 टन प्लास्टिक वेस्ट यूज होता है जी। अगर देहरादून में 100 वार्ड हैं, हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर से और मेयर से भी ये जो बात की तब भी हमसे ये प्रोजेक्ट शुरू कर दे, तो 100 वार्ड हैं। अगर एक वार्ड में 2-2 किलोमीटर भी आप सड़क प्लास्टिक वेस्ट से बनाएंगे तो 200 किलोमीटर सड़क होगी। 200 टन प्लास्टिक वेस्ट आप एक बार भी यूज कर लोगे जी देहरादून का जी। तो जिन जिन राज्यों ने, जिन क्षेत्रों ने इस पे काम किया है वहां पे वो, और प्लास्टिक वेस्ट से जो बनी हुई सड़क है वो सड़क 30% नॉर्मल बिटुमेन सड़क से सस्ती है। 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर किलोमीटर हम लोग उसमें बचाते हैं। तो अगर 1 लाख किलोमीटर सड़क उत्तराखंड में बने तो 40 लाख करोड़ रुपए आपको बचा लोगे जी। इंडिया की जो ज्योग्राफी है इसमें से सबसे वल्नरेबल एरियाज कौन कौन से हैं? वल्नरेबिलिटी जो है वो जियोग्राफिक कंडीशंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है। परंतु इसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोकल विजडम है ना, हमारी जो पुरानी विजडम थी, उसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो आप उस वल्नरेबिलिटी को खत्म कर सकते हो जी। सर जियोलॉजी किस तरह से हेल्प कर सकती है अर्बन प्लानिंग में? जियोलॉजी का रोल क्या है? सबसे बड़ा कि आप घर बनाओगे, घर तो जमीन पे बनेगा ना, तो जमीन पे 4 मंजिल बनना है, 10 मंजिल बनना है, 20 मंजिल बनना है, उसके लिए पहले आपको उस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए कि जिस पे घर बनना है उसकी जो बेसमेंट है, उसकी जो प्लिंथ है, उसकी जो नींव है वो किस पे रखी जाएगी। नींव हमेशा ठोस, अगर आप मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसकी नींव जो है, क्योंकि हर
जो रॉक होती है उसकी अपनी एक बियरिंग स्ट्रेंथ है, एक शियरिंग स्ट्रेंथ है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोड उस पर डाल दोगे तो वो क्रम्बल कर जाएगी। तो उसपे वो जियोलॉजी का रोल जो है वो आपके पास रहेगा ही। इसलिए अर्बन प्लानिंग में जियोलॉजी और ज्योग्राफी इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, प्रोवाइडेड अर्बन प्लानर्स उसके हिसाब से काम करें। जो आम पब्लिक है वो जियोलॉजी को जो एनवायरनमेंट है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको उसका ख्याल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती है? आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन के बाद वो है पॉल्यूशन। जी, पॉल्यूशन को कम कैसे किया जाए? हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, नंबर एक। पीने के पानी की वेस्टेज ना करें। मैं 2015 से महाराष्ट्र की एक जो एनवायरमेंटल पॉलिसी फ्रेमिंग कोर ग्रुप है गवर्नमेंट का, उसका मेंबर हूँ। तो उसमें हमने जो रिकमेंडेशन दिया उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुंबई में शुरू होगी। वहां पर आपको कार वॉशिंग स्टेशंस को सेकेंडरी वाटर दिया जा रहा है, जो आपके ईटीपी एसटीपी से जो साफ होकर के पानी निकलता है। पीने के पानी के कनेक्शंस उनके लिए बैन कर दिए गए, होटल्स के लॉन्स के लिए बैन कर दिए गए जी। तो इस तरह की पॉलिसीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। घर में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आपको डेवलप करने पड़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ बारिश बहुत होती है मगर बारिश का पानी सारा बह जाता है। हमको जो नॉर्मल वाटरशेड का प्रिंसिपल है कि वर्षा के या बहते हुए जल को रोकना, रोके हुए को सोखना और सोखे हुए को बढ़ाना, ये 3 काम अपने को करने पड़ेंगे वाटर कंजर्वेशन में। पेड़ लगाओ मगर सिर्फ पेड़ लगाओ नहीं। हमने जो मुहिम पीपल वाली मुहिम शुरू की हुई है उस मुहिम में एक कमिटमेंट है, आप चाहे 10 ही पेड़ लगाओ एक साल जी अपने पास, मगर 10 पेड़ों को आप 3 साल तक नर्चर करोगे मिनिमम जी, तब पेड़ बचेंगे। और पेड़ लगाओ से पेड़ बचाओ वाला काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सरकार क्या कहती है कि हमने ये रोड प्रोजेक्ट के लिए 2600 पेड़ काटे, हम इसकी 5200 सैपलिंग्स मिला रहे हैं। आपने पेड़ तो काटा 50 साल वाला, 60 साल वाला, वो जितनी कार्बन सीक्वेंशियस करता था, जितनी ऑक्सीजन वो देता था, उसके इक्विवेलेंट लगाओ। उसके इक्विवेलेंट आपको लगाने के लिए 10,000 पेड़ कम से कम लगाने पड़ेंगे, और वो भी 5 साल तक उनको आप उस लेवल पे लाओगे तब वो काम। आपने पेड़ लगा दिए उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको उस ऑक्सीजन इंडेक्स को और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को बराबर लाना है। तो बराबर लाने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसी परियोजनाएं नहीं बनी जहां पर कम से कम पेड़ काट करके लोगों ने अर्बनाइजेशन नहीं की। आपको यूरोप में लोगों के घर मिलेंगे जिस घर के 2 पोर्शन हैं, बीच में एक पेड़ है, उन्होंने 2 पोर्शन डिवाइड कर लिए घर के, बीच में पेड़ है, उसको नहीं काटा, गवर्नमेंट ने भी परमिशन नहीं दिया, लोकल बॉडी ने भी परमिशन नहीं, पेड़ आपके बीच में पड़ा हुआ है। आप घर के 2 पोर्शंस को आप जैसे मर्जी ज्वाइन करो, अगर आपके पेड़ दिखा आप काटेंगे जी। इस तरह की डिजाइनिंग, इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की सड़कें आपको बनानी पड़ेंगी जिसमें पेड़ों का कम से कम, और एज ए कॉमन मैन, अब जैसे हम लोग कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के लिए, बट उसके लिए प्रॉब्लम वही है, उसके लिए सरकार की इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है। अगर मेरे पास घंटाघर से प्रेमनगर आने के लिए हर 5 मिनट के बाद एक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जो मुझे 10 मिनट में या 15 मिनट में प्रेमनगर पहुंचा दे, तो मैं अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर लेके क्यों जाऊं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। कुछ आखिरी शब्द अगर आप कुछ बोलना चाहे तो। दुष्यंत की कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग तेरे सीने में जले या कि मेरे सीने में जी आग जलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं अपनी आदत है, तस्वीर बदलनी चाहिए। तो हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी है कि तस्वीर बदली। जी थैंक यू सर, थैंक यू।